नमस्कार, जय हिंद। जीटीयू स्पेशल क्विक रिवीजन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीख रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा टॉपिक्स जो कि आपको काम आने वाले हैं सीवीपीडी के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में। मैं यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कवर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के क्विक रिवीजन का जो है वो एक टॉपिक दे चुका हूँ जो कि गेट वालों के लिए था। आप उसी को जो है वो पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है और यहाँ पे ऊपर भी आपको मिल जाएगी, साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो वहाँ से आप कॉम्प्लेक्स को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं फटाफट से और बाद में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल आज हम सीखने जा रहे हैं हायर ऑर्डर पीडीई, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या होते हैं उसको पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा जाता है 4 से 7 मार्क में और बहुत ही आसान था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। बहुत टॉपिक है, चैप्टर नहीं है, टॉपिक है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई हायर ऑर्डर पीडीई है, ठीक है, तो उसका एक जनरल फॉर्म है आपके पास, वो जनरल फॉर्म जो है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एफ ऑफ डी डी डैश जेड इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इस फॉर्म में जो है वो आप इस जनरल फॉर्म को लिख सकते हैं। राइट, अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये है क्या एक्चुअली। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि मैं पैरेलली समझाता जाता हूँ एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके। अगर आपको जो है वो एक इक्वेशन दे रखा है कुछ इस तरह से, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेल स्क्वायर एक्स बाई डेल एक्स डेल वाई, ये डी स्क्वायर नहीं डेल स्क्वायर था, ठीक है, और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मान लो कि आपको दे रखा है ई रेस टू 2x प्लस 3y। कुछ इस तरह से जो है वो आपको दे रखा है एक इक्वेशन। राइट, अभी आप मुझसे बोलेंगे कि ये तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ज़रा 2 मिनट के लिए मुझे टाइम दे दे, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पे अगर आपके पास इस तरीके का इक्वेशन है जिसके अंदर आपको देखने में आता है कि यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब कि एक से ज्यादा बार अगर डिफरेंशिएशन वाली टर्म आपको देखने में मिलती है तो वो है आपका हायर ऑर्डर पीडी। समझ गए? अगर आपको एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है तो उसको हायर ऑर्डर पीडी कहते हैं। राइट, अभी यही वाला इक्वेशन जैसा कि मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था कि इस तरह से भी हो सकता है, यू एक्स एक्स प्लस 3 ux y प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू 2x प्लस 3y। अगर इस तरह से भी दिया है तो भी वही फॉर्म है, द फॉर्म इज सेम, देयर इज नो एनी चेंज इन दैट। ठीक है, चलिए नाउ समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पे हम करेंगे क्या। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको डेल बाय डेल एक्स देखने में मिल रहा है उसको आप कैपिटल डी से रिप्लेस कर दो। ठीक है, जहाँ पे आपको डेल बाय डेल वाई देखने में मिल रहा है उसको आप कैपिटल डी डैश से रिप्लेस कर दो। तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पे भी 2 बार डिफरेंशिएशन है डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर उसको हम बोलेंगे डी स्क्वायर, और जहां पे भी 2 बार डिफरेंशिएशन वाई का है उसको हम बोलेंगे डी डैश स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर जहां पे भी डेल बाय डेल एक्स है उसको हम डी बोलेंगे, डेल बाय डेल वाई है तो डी डैश बोलेंगे। तो अगर ये है तो मतलब कि डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स डेल वाई, तो एक बार डेल एक्स भी आया दूसरी बार डेल वाई भी आया तो इसको हम डी डी डैश बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने पर जब आप ये करोगे तो आपका ये वाला जो इक्वेशन जो मैंने अभी अभी लिखा है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। जरा ध्यान से इसको देखना। ठीक है, तो पहले आपके पास था क्या, पहले टर्म में आपके पास यहाँ पे है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, जिसकी जगह पे आप लिखोगे कैपिटल डी स्क्वायर। तो कैपिटल डी स्क्वायर और जेड था, ठीक है, यहाँ पे ये जेड था तो जेड को एज इट इज रखना है। उसके बाद 3 को एज इट इज रखो और ये जो है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स डेल वाई वो बन जाएगा क्या, यहाँ पे मैंने बताया डी डी डैश, वो बन जाएगा डी डी डैश। ठीक है, उसके बाद डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर वो क्या बन जाएगा डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाद में ये जो है ई रेस टू 2x प्लस 3y एज इट इज उसको लिख दो। ठीक है, और हाँ यहाँ पे भी z है, ये मैं z लिखना भूल गया। ठीक है, मैंने आपको ही बताया और मैं खुद ही भूल गया। ठीक है, तो ये यहाँ से सीख लो कि कई बार हम z लिखना भूल जाते हैं, ये z लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, तो हमने ये z लिख लिया है। अभी मुझे ये बताओ कि z कॉमन है कि नहीं है सब में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी z कॉमन है, तो मैंने z को कॉमन निकाल लिया।
अगर मैं z को कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचता क्या है मेरे पास, तो अंदर मुझे मिलता है डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, ये मिल रहा है। बाहर जो है वो z है, इज इक्वल्स टू ई रेस टू 2x प्लस 3y। तो अब मैंने क्या बताया था आपको कि आपका जो हायर ऑर्डर है वो ये वाला फॉर्म होगा। अब जरा ये वाला जो हायर ऑर्डर का फॉर्म है उसको इसके साथ कंपेयर करिए, क्या देखने में मिल रहा है आपको। देखने में मिलेगा, अगर आप कंपेयर अच्छे से कर पा रहे हो तो, कि यहाँ पे z था, यहाँ पे भी z है, z के साथ यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन में है ये पूरी टर्म, तो यहाँ पे भी ये पूरा ब्रैकेट में जो टर्म है वो z के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। वही है आपका f ऑफ डी डैश, ठीक है, मतलब कि d और d डैश का फंक्शन। तो जरा ध्यान से देखो तो इसके अंदर d और d डैश ही है और कुछ नहीं है। और राइट हैंड साइड में जो q है, राइट हैंड साइड में जो q है, मतलब कि q ऑफ एक्स वाई, जो कि एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए, वो राइट हैंड साइड में है 2x प्लस 3y, है कि नहीं है, राइट। तो पहली बात तो ये है कि आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हायर ऑर्डर का दे रखा है उसको आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने के योग्य होने चाहिए, ठीक है। कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो सीधे सीधे यही वाला फॉर्म, सीधे सीधे यही वाला फॉर्म आपको दे देते हैं, मतलब कि डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस डी डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू ई रेस टू 2x प्लस 3y। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, मतलब कि आपके 2-3 स्टेप बच गए, हालांकि एक ही स्टेप, लेकिन आप अगर आप थोड़े से कच्चे हो तो 2-3 स्टेप आपके बच जाएंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है, राइट। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे वही मैं आप भगवान से प्रार्थना करूंगा। लेकिन अगर किस्मत थोड़ी सी खराब है और आपको ये वाला फॉर्म दे रखा है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए इस वाले फॉर्म में बाय यूजिंग दिस ऑल टर्म्स। ये जो यहाँ पे मैंने जो टर्म दे रखी है, तीन चीजें दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आपकी नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे ही आपको मिल जाए f ऑफ डी डैश और जैसे ही आपको q मिल जाए तब आपको आगे बढ़ना है और इस जो इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो सोचना है, वो करना है। कैसे करोगे जरा ध्यान से देखो एकदम अच्छे से, तो मैं तुमको अच्छे से दिमाग में बैठा दूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से है, f ऑफ डी डैश z इज इक्वल्स टू q ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। अभी ये क्लियर हो गया होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। अब यहाँ पे दो चांस हो सकते हैं, यहाँ पे दो चांस हो सकते हैं, ठीक है, कि एक ये कि आपका जो है वो q ऑफ एक्स वाई हो ही ना, मतलब कि राइट हैंड साइड में 0 हो। तो अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो आपका इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसे, f ऑफ डी डैश z इज इक्वल्स टू 0। अगर ये वाला केस है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, जो जनरल सॉल्यूशन आपका होगा, आपका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा z इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे q 0 नहीं है, ठीक है, अगर आपका q जो है q ऑफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो उस वाले केस में आपको मिल जाएगा f ऑफ डी डैश z इज इक्वल्स टू q ऑफ एक्स वाई, और वहां पे आपको जो जनरल सॉल्यूशन है वो कुछ अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा। तो उस वाले केस में आपका जनरल सॉल्यूशन होगा z इज इक्वल्स टू सी एफ के साथ आपको पी आई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको पी आई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, सी एफ क्या है? सी एफ है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई क्या है? वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो ये दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे और ये दोनों फाइंड आउट करके आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर मिल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हम पिछले लेक्चर में सीखे थे कि z इज u इज इक्वल टू एक्स और y हमने लिया था और उसमें बाद में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने इक्वेशन में डाली थी, जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन किया था। वही चीज़ यहाँ पे करनी है, पहले सी एफ ढूंढना है, बाद में पी आई ढूंढना है। पी आई भी तभी ढूंढना है जब आपकी राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है तब, ठीक है। अब ये कैसे ढूंढते हैं तो वो भी देख लो, ठीक है, आसान है। अगर आपको सी एफ ढूंढना है तो क्या करना है, देखो यहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो करो। सी एफ ढूंढने के लिए पहले आपको चाहिए होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपको चाहिए होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब बोलोगे तुम ये क्या भला है, बहुत ही सिंपल चीज है, जो आपको एफ ऑफ डी डैश मिला था उसको 0 के साथ कंपेयर करो, ठीक है, और वो बन जाएगा एक इक्वेशन। और वो जो इक्वेशन बनेगा उसके जो रूट्स होंगे, ठीक है, उसके जो रूट्स होंगे वो फाइंड आउट करो। मान लो कि आपको 2 रूट मिले, m1
एंड m2। अब ये जो दो रूट मिले हैं, उन दो रूट में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन दो रूट में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपके जो रूट्स हैं वो हो सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो रूट्स हैं वो हो सकते हैं रियल एंड रिपीटेड। अब बोलोगे कि ये क्या कह रहे हो, सिंपल सी चीज है भाई, अगर m1 इज नॉट इक्वल्स टू m2 तो उसको बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, और m1 और m2 दोनों सेम हैं, जिसको मैं m बोल दे रहा हूं तो उसको बोलेंगे रियल एंड रिपीटेड। आई बात समझ में? तो अगर पहले वाला केस है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x, ठीक है। phi1 y प्लस m2x m1x प्लस phi2 y प्लस m1 प्लस m2x, ठीक है, ये बनेगा phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x, ठीक है। और अगर आपके पास रियल और रिपीटेड रूट मिल रहे हैं तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग बनेगा, जो कि होगा कुछ इस तरह से, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू phi1 y प्लस mx प्लस यहाँ पे x आएगा phi2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से पहले और y प्लस mx मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, ये जो x है वो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है phi2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के वक्त, ठीक है। तो चलो ये आपको मिल गए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड रिपीटेड रूट के लिए, राइट। नाउ क्या करोगे, अभी ये मिल जाने के बाद आपको CF मिल जाएगा, तो CF फाइंड आउट करने का तरीका इसमें भी और राइट हैंड साइड वाले में भी दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो वहां पे आपको कोई सेपरेट मेथड यूज नहीं करनी है, बहुत ही आसान चीज है, और सेम मेथड जो है वो यूज करके आपको CF ढूंढ लेना है। तो अब बात रह गई PI की, ठीक है। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये रूल्स लिखना पड़ेगा कि f ऑफ डी डी डैश को डिनोमिनेटर में जाने दो, किसके, q ऑफ xy के, ठीक है। ये एक जो है वो फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। f ऑफ डी डी डैश के डिनोमिनेटर में q ऑफ xy के q ऑफ xy अपॉन f ऑफ डी डी डैश जो है वो कर देना है, और बाद में यहां से आपको मिल जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी मैं यहाँ पे थियरी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा बाउंस जाए, लेकिन अगर आप इसकी नोट्स बना लेते हो तो बाद में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट। तो अभी PI जो है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि है आपका 1/f ऑफ डी डी डैश q ऑफ xy, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास हैं तीन अलग अलग केसेस। जी हाँ, यहाँ पे आपके पास तीन अलग अलग केसेस हैं, राइट, तीन अलग अलग केसेस हैं। तो तीन केसेस में पहला केस ये हो सकता है कि आपका q ऑफ xy जो है, अगर वो e⁻ax प्लस by वाला है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, अभी एक एग्जांपल दिया था जिसमें था e⁻2x प्लस 3y, तो ये है q ऑफ xy जिसमें e⁻ax प्लस by वाला फॉर्म है। हो सकता है कि आपका q जो है वो है sin ax प्लस by, और हो सकता है कि वो हो cos ax प्लस by, ठीक है। और हो सकता है कि आपका q जो है वो x⁻m वाला फॉर्म हो, राइट। तो यहाँ पे ये तीन तरीके हैं, लेकिन ज्यादातर हमको ये दो तरीके जो है वो पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये आखिरी तरीका नहीं पूछते, आप मेरी बात सुनो, ठीक है। ज्यादातर ये दो तरीके पूछे जाते हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास एक और तीसरा है, जो कि है इन तीनों में से कुछ भी ना हो तो नन ऑफ अबोव, ठीक है, नन ऑफ अबोव। तो उसके अलावा भी एक और है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं मैं सबको कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं इन दोनों को कवर करता हूँ। अगर आपको ये तीसरा पूछते हैं तो आपकी किस्मत खराब है, मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे q ऑफ xy इज इक्वल टू e⁻ax प्लस by, q इज इक्वल टू sin ax प्लस by और cos ax प्लस by अगर आपके पास है, तो पहले वाले केस में आपको क्या करना है, पहले वाले केस में आपको बहुत ही सिंपल है वो वाला केस कि आपको कैपिटल D के जगह पे a की वैल्यू रख देनी है एंड कैपिटल D डैश की जगह पे b की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। दिस इज इन द फर्स्ट केस। तो उससे होगा ये कि आपको जो आंसर है वो सीधे सीधे मिल जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का, कि जब आप यहाँ पे इक्वेशन के अंदर
जब आप आपकी इक्वेशन के अंदर एफ ऑफ डी डैश में जो कि है ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई, उसके अंदर ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे और थोड़ी प्रोसेस करोगे तब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझनी ज़रूरी है, ये आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। ए और बी कहाँ से लाओगे, तो x के साथ जो यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस बी वाई में x के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कुछ ऐसा है ई रेस टू 2x प्लस 3y, तो आपका x के साथ जो भी मल्टीप्लाई किया है वो a है और y के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो b है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, राइट। किसमें करनी है, f ऑफ डी डैश में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। एक एग्जाम्पल लेंगे तब मैं समझाऊंगा उसको डिटेल में, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी वाई या फिर कोस ए एक्स प्लस बी वाई वाला है, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ आप ऐसा लिखोगे 1/f ऑफ डी डैश साइन ए एक्स प्लस बी वाई, मान लेता हूं कि साइन वाला फॉर्म है, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान रहे कि आपको डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर करना है एंड डी डैश का जो स्क्वायर है उसकी जगह पे माइनस बी स्क्वायर करना है, और यहाँ पे डी डैश अगर आपके पास है तो उसकी जगह पे आएगा माइनस ए इंटू बी, ठीक है। जहां पे भी डी डैश है उसकी जगह पे माइनस ए इंटू बी आ जाएगा, राइट। जैसे कि अगर आपके पास है, अगर आपको दे रखा है आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो q है वो दे रखा है साइन 2x प्लस 3y मान लो, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे a जो है वो हो जाएगा 2, जो x के साथ मल्टीप्लाइड है वो कोफिशिएंट, और y का जो कोफिशिएंट है वो बन जाएगा b जो कि है 3। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसका भी बता ही दो, तो इसमें ये है कि ये वाला जो q वाला फॉर्म है उसमें आपको बाइनोमियल एक्सपांशन करना पड़ेगा आपकी टर्म को, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपांशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करूँगा भी तो ये थियरी में तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन का टर्म है, तुम कोई भी अच्छी से बुक में उसको अच्छे से देख सकते हो, फिर भी अगर तुम चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं उसकी जो है वो एक वीडियो अलग से बना के आपको दे दूंगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में एग्जांपल कराऊंगा तो वीडियो बड़ी लंबी खींच जाएगी, आप बोर हो जाओगे। तो ये जो मेथड है उसकी मैंने आपको थियरी समझाई है, इस थियरी के आधार पे आपको जो है GTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।